किया जाता है। हम एक ऐसे समाज के स्थापना के लिए कौशल युक्त भाव के स्थापना को, कौशल युक्त सृजन को महत्ता प्रदान कर रहे हैं। जिस समाज में कौशल का महत्वपूर्ण भाव होगा और कौशल युक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने भरण पोषण के साथ साथ अपने पारिवारिक भरण पोषण तथा साथ ही साथ सामाजिक संबंधों के समन्वित पूर्णता हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इन सभी भावों को लेकर के आज का यह कार्यक्रम आप सभी के बीच है और आज के कार्यक्रम में अपनी वैशिष्टता रखने के लिए हमारे बीच जुड़ गए हैं हमारे देवदत्त पांडे सर, स्टेट हेड कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश। आज हम सभी उनको सुनेंगे। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटी सीआरसी लखनऊ, श्री मुकलेश कुमार सर, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ और श्री गार्गी खरे मैम, पीएनओ सीआरसी लखनऊ। निरंतर रचनात्मक गतिविधियों के आपके बीच और निरंतरता के साथ आपके बीच ऐसी पहुंच को बनाने के लिए सीआरसी लखनऊ सदा प्रयासरत रहा है। और आज हम सभी सुनेंगे रिसोर्स पर्सन के महत्वपूर्ण भाव से सर को किस तरीके से कौशल को श्रेष्ठता प्रदान की जाए, कैसे हम विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं को कौशलित करें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाए, समाज के लिए उपयोगी बनाए तथा साथ ही साथ उसमें एक सुखद चिंतन की धारा को कैसे हम श्रेष्ठता प्रदान करें और कैसे हम उन्हें इस विश्वास से परिपूर्ण करें कि समाज के बदलाव के लिए तथा व्यक्तित्व बदलाव के लिए कौशलता ही सबसे प्रमुख साधन होती है। किसी भी प्रकार की कौशल्यता को प्राप्त करना, स्किल्ड अप होना हमारे समाज में यह स्थापित, यह स्थायित्व का भाव होता है कि हम समाज को प्रदाता के रूप में जानेंगे, समाज प्रदाता के रूप में देखेंगे, न कि हम समाज से प्राप्ति के रूप में होंगे। प्रत्येक व्यक्ति का यह निश्चित कर्तव्य होता है कि वह अपने समाज के लिए कुछ देय भाव से जिए, वह अपने समाज के लिए कुछ प्रदाता के रूप में रहे, न कि उपभोक्ता के रूप में रहे। ऐसे भावों को व्यवस्थित स्वरूप है कौशल युक्त जीवन। और उस कौशल युक्त जीवन के लिए यह आवश्यक है कि किसी न किसी प्रकार से हम कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षणों को प्राप्त करें। तो इन सभी भावों के समन्वित स्वरूप को अंगीकार करते हुए, स्वरूप को एक रूप में समन्वित करते हुए आज का यह कार्यक्रम और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परमादरणीय देवदत्त पांडे सर, स्टेट हेड कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर को मैं संपूर्ण सीआरसी परिवार की तरफ से, संपूर्ण सीआरसी टीम की तरफ से सादर प्रणाम करते हुए सर का इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सर से निवेदन करता हूं कि सर आप आए और अपनी वैशिष्टता हमारे बीच रखें। आदरणीय देवदत्त। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर्वप्रथम सर मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि हमें आपके यहाँ सीआरसी में अपने विचारों को, अपने अनुभवों को आपके समक्ष रखने का आपने अवसर प्रदान किया। और मैं डायरेक्टर सर सीआरसी का धन्यवाद देता हूं और समस्त सीआरसी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया सर। और आज हम बात करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास दिव्यांगजन के लिए कैसे और क्यों महत्वपूर्ण है। तो सर इसमें शुरू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे नॉर्मल लोगों के लिए कौशल विकास या हुनर बहुत आवश्यक है, वैसे ही जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी कौशल या हुनर होना उनके हाथ में। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो नागेश पांडे सर। हाँ सर, ये आपसे सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन सर। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा सर। बात ये क्लियर करना है कि सर ये आप एक दिन का जो भी कराते हैं, अभी जो वेबिनार जो हो रहा है, और क्या उसका सर्टिफिकेशन वगैरह होगा?
तो सर्टिफिकेशन सर ये आरसीआई में काम देगा सर? सीआरई पॉइंट नहीं, सीआरई पॉइंट नहीं होता। हाँ, आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज इन सब बातों को हम लोग कांटेक्ट में इन बातों को देख लेंगे। प्लीज अभी सर को कंटिन्यू करने देते हैं। देव पांडे सर, देवदत्त पांडे सर, प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। जी धन्यवाद सर। तो सर, कौशल विकास दिव्यांगजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारे देश में रोजगार योग्य कौशल विकास करने और सार्थक रोजगार प्राप्त करने की तलाश में भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जबकि भारत के दिव्यांग लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने भी टिप्पणी की है और पुष्टि की है कि दिव्यांग व्यक्तियों को श्रम बाजार में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम आपसे शेयर करना चाहेंगे सर कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ भारतवर्ष में लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति हैं, जिसमें कि लगभग 1.5 करोड़ पुरुष और लगभग 1.25 करोड़ महिला भी हैं। अब इसमें भले ही दिव्यांग व्यक्ति भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत हैं, लेकिन अब अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के बावजूद भी उचित रोजगार की उनकी आवश्यकता अभी तक काफी हद तक पूरी नहीं हो पाई है। जबकि ये भी ज्ञात है हमें कि हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर प्रतिशत दिव्यांगजन का ग्रामीण एरिया में है, और जबकि गरीब दिव्यांग के रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक अच्छी पहुंच ना होने के कारण ग्रामीण दिव्यांग को कौशल बाजारों से काफी हद तक दूर रहना पड़ रहा है। अब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सर व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों में सुधार करना दिव्यांग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण एक तत्व है, साथ ही व्यापक अर्थव्यवस्था में लाभदायक भी है। अब विश्व बैंक का सर मानना है कि दिव्यांग व्यक्तियों को अर्थव्यवस्था से अगर बाहर कर दिया जाए तो जो घरेलू उत्पाद हैं उनमें 5 से 7% की गिरावट हो जाती है, और इसमें लाभ ये रहेगा कि व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभों के अलावा श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए एक मजबूत आर्थिक अनिवार्यता भी है, जो कि देश के कुशल श्रम बल की कमी को दूर करने में मदद करेगा। इसके अलावा निर्भरता से जुड़े वित्तीय दबावों को भी कम करेगा। जो सरकार पर वित्तीय दबाव भी है उसमें भी कमी आएगी, और दिव्यांगजनों की जो मौजूदा स्थिति है सर कौशल विकास की, उस पर हम बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले जो परिदृश्य है इसमें एनएसडीसी का महत्वपूर्ण रोल है। कौशल विकास में एनएसडीसी ही निर्धारित करती है, या एनएसडीसी का सर्टिफिकेशन ही निर्धारित करता है कि कौशल विकास का प्रशिक्षण गैर सरकारी या सरकारी संगठन कैसे करेंगे और कहां से जुड़ेंगे। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों की जो न्याय विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों के संबंध में संगठनों जैसे राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम, एनएचएफडीसी, राष्ट्रीय ट्रस्ट आदि द्वारा पेश किए जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के 20 से अधिक व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की देखरेख भी कर रहा है। उसमें एक सीआरसी भी है आपका सर। और तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे मानव संसाधन हो गया, विकास मंत्रालय से संबंधित सामुदायिक कॉलेजों, आईटीटी सर हो गया, विश्वविद्यालयों के माध्यम से भी संचालित किए जा रहे हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर सरकारी संगठन भी हैं। इसमें निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संगठन जैसे बड़ी फर्म, बड़े सीएसआर ग्रुप के तहत भी कई संगठनों ने बहुत अनुकरणीय कार्य किया है, भूमिका निभाई है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में भी दिव्यांग व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब इसमें सर दो तरह के शहरी और ग्रामीण विकास में भी दो तरह की इकाइयां काम करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी विकास मंत्रालय शहरी लोगों के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, और इसके साथ साथ अन्य केंद्र सरकार के अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण आजीविका कार्यक्रम मंत्रालय और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कार्यरत हैं। इसमें सर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में 2-3 तरह के मेन जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए भी हैं और दिव्यांगजनों के लिए भी हैं। सर हम बताना चाहेंगे कि
सबसे पहले जो स्किल से रिलेटेड कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें दिव्यांग जन के लिए भी एक अलग से यूनिट और इकाई गठित की गई है, जिसके माध्यम से उनको एक सही जानकारी और सही प्रशिक्षण दिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जहाँ वहाँ तक हमारे दिव्यांगजनों की पहुँच नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे दिव्यांगजन ज़्यादातर ग्रामीण एरिया से ही बिलोंग करते हैं। अब 2011 की जनगणना के अनुसार सर मैं बताना चाहूँगा कि 1.34 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति ऐसे हैं जो 15 से 59 वर्ष आयु के हैं, जो कि रोजगार योग्य हैं, और उनमें से लगभग 99 लाख व्यक्ति दिव्यांग और गैर श्रमिक या सीमांत श्रमिक थे। इसमें से दिव्यांग व्यक्ति आबादी, ज़्यादातर दिव्यांग व्यक्तियों की आबादी गरीबी में है। उसमें भारी मांग आपूर्ति के अंतर को देखते हुए कौशल विकास के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इसमें सर बहुत कई तरह के प्रशिक्षण विभिन्न संस्थानों के माध्यम से दिया जा रहा है, पर सुधार की आवश्यकता है उन सारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, जो कि कुछ हद तक अभी सरकार ने, गवर्नमेंट के बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जिनमें सुधार होने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें नए बिंदुओं को और नई टेक्नोलॉजी को शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे सर ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग के लिए वर्तमान प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का बहुत कम पहुंच हो पा रही है। निःशक्त जनों के लिए कौशल प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी का निम्न स्तर है अभी भी। विभिन्न मंत्रालयों में विभागों द्वारा दिव्यांगजनों को दिया जाने वाला कौशल प्रशिक्षण विभाजित या अतिव्यापी है सर। इसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके साथ हमें आगे बढ़ने की तुरंत आवश्यकता है। सब जो भी संगठन है, जो प्रशिक्षण प्रदाता हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, इसमें सर पहला तो उच्च रोजगार के साथ गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण हो, जो एक सही एनालिसिस करने के बाद तय हो। एक समान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हो सभी के लिए। प्रशिक्षण सामग्री निर्माण और प्रशिक्षण की निगरानी में नवीनतम तकनीक का उपयोग हो, तभी हम उनको मुख्य धारा से जोड़ने में सक्षम होंगे। उसके अलावा सर प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रक्रिया में निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों की भी भागीदारी हो। इसमें सर एक इकाई है जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, CSR फंड। CSR फंड का भी लक्षित इष्टतम उपयोग होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम उन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये इकाई उन तक पहुंच बनाने में या उनको फंड करने में, निधि देने में समर्थ होती है। अच्छा, इसमें सर दिव्यांग जनों के लिए जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उसमें दिव्यांग विभाग DEPWD द्वारा दिव्यांग के कौशल के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार की गई, जिसमें न्याय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट में परियोजना निगरानी इकाई PMU की स्थापना की गई है। अब PMU में सर सबसे 3 इकाइयां सबसे महत्वपूर्ण काम करती हैं। PMU जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उनका मूल्यांकन करता है, उनकी PMU की इकाई उनका मूल्यांकन करती है, सामग्री निर्माण पर ध्यान देती है, प्रशिक्षण के अवलोकन और सर्टिफिकेशन की भी इकाई PMU निर्धारित करती है और उस पर मॉनिटरिंग का कार्य करती रहती है। तो इससे एक क्वालिटी वाइज प्रशिक्षण का, एक निगरानी वाले प्रशिक्षण का सही दिशा निर्देश हो पाता है। प्रशिक्षण प्रदाताओं को काम करने में आसानी मिलती है, और जो हितग्राही हैं, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनको एक क्वालिटी वाइज प्रशिक्षण मिल पाता है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयर से संबंध स्थापित करने का काम भी PMU करता है। अब सर इसमें कौशल विकास मंत्रालय के सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए एक अलग से क्रॉस कटिंग सेक्टर स्किल काउंसिल बनाई जा रही है, जिसमें भारतीय पुनर्वास परिषद, आपका RCI एवं सेक्टर कौशल परिषद और DEPWD के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के परामर्श से प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए एक समरूप पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेशन सेल तैयार करने में भी मदद मिलेगी। अच्छा, विभाग इन प्रशिक्षण प्रदाताओं को रोजगार प्रदान करने के साथ साथ CSR सहायता भी प्राप्त कराने के लिए विभिन्न निजी क्षेत्रों के संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ जोड़कर उनकी मदद करेगा। इसके अलावा सर विभाग व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के इन समूहों को बुनियादी ढांचे और संसाधन सहायता का ऑफर करके सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करेगा। सर कौशल
प्रशिक्षण भागीदारों के लगभग 200 से अधिक समूहों के नेटवर्क द्वारा प्रदान किया जाएगा। सरकार के उपक्रम में ये भी शामिल है सर कि इस प्रकार के प्रत्येक क्लस्टर के लिए पहले वर्ष में लगभग 500 से ज्यादा दिव्यांगजनों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। इसमें सर बहुत सारे प्रमुख जो क्षेत्रीय हो गए, एनजीओ हो गए, या फिर छोटे गैर सरकारी संगठनों का सशक्त सम्मिलीकरण होगा। उनके अलावा प्रशिक्षण केंद्र की निगरानी सब कुछ, जो भी सारे प्रशिक्षण प्रदाता रहेंगे उनकी निगरानी भी पीएमयू द्वारा ही की जाएगी, जो कि सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है। अच्छा, इस पे सर मैं एक चीज पे और बल देना चाहूंगा कि आप सब में दिव्यांगजन भी होंगे, जो हितग्राही भी होंगे, और ऐसे लोग भी शामिल होंगे जो प्रशिक्षण प्रदाता के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। तो मैं दोनों को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहूंगा यहाँ पे कि सर पहले, क्योंकि अगर राज्य की स्तर पे सोचा जाए तो हमारे राज्य में एक एनएसडीसी की वेबसाइट या एनएसडीसी की रिपोर्ट के अनुसार, या उस रिपोर्ट को साथ रखते हुए हमें एक स्किल गैप एनालिसिस करना होता है, जो कि जनपद स्तर पे करी जाती है स्टेट में। तो स्किल गैप एनालिसिस करने के बाद हमारे सर्वे के अनुसार हमारी रिपोर्ट भी उस एनएसडीसी की रिपोर्ट से लगभग मैच करती हुई बनती है कि कौन से जनपद में या कौन से टेरिटरी में, कौन से क्षेत्र में किस तरह के दिव्यांगजनों की संख्या ज्यादा है, कहाँ रिसोर्स कम है, कहाँ इंडस्ट्री है, और इनके लिए हम क्या जॉब रोल और क्या ट्रेड या क्या किस चीज का प्रशिक्षण इन्हें देंगे, उन्हें हम कैसे कार्य की मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। तो इसके लिए स्किल गैप एनालिसिस का तैयार होना, उनके रिपोर्ट का बनना, और उसके बाद हम सरकार के पास प्रपोजल लेके जाते हैं। जो इकाई काम करती है सर प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए, उनकी मैं बात करता हूँ कि पहले एनालिसिस करने के बाद वो रिपोर्ट सबमिट होती है, उसके बाद प्रपोजल बनते हैं। प्रपोजल में हम जॉब रोल का चयन करते हैं उस एनालिसिस के बाद, वो रिपोर्ट के अनुसार, कि हम अपने दिव्यांगजन हमारे जो एरिया में आ रहे हैं, जो एरिया वाइज, क्योंकि कोई भी उत्तर प्रदेश का अगर कोई साउथ जोन का एरिया है तो वो दिव्यांग हमारे नॉर्थ जोन से कनेक्ट होने में उसको बहुत कठिनाई होगी। तो हमें जनपद स्तर पे ये कार्य करना पड़ेगा, चाहे प्रशिक्षण का हो और चाहे उनके जॉब का हो, चाहे उनके एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हो। तो उसके लिए सर एक जॉब रोल का चयन करना, और उसी के साथ साथ जॉब रोल चयन करते हुए हमें ये देखना है कि क्षेत्रीय स्तर पे कि डिमांड क्या है, मैन पावर डिमांड क्या है। अगर उन्हें हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो एम्प्लॉयर से कनेक्टिविटी, कि जो हम जॉब रोल उन्हें ऑफर कर रहे हैं, जिस जॉब रोल में उन्हें ट्रेन कर रहे हैं या करने जाएंगे, उनकी डिमांड वहां पे है कि नहीं क्षेत्र वाइज, या फिर स्टेट वाइज डिमांड है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, ठीक है, सरकारी फंड पे निधि चूंकि जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की शेयरिंग में जो फंड बहुत सारे आते हैं दिव्यांगजन के लिए, उसमें भी इतने फंड की आवश्यकता, इतना फंड होता है कि उनको हम मूव भी करा सके। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें इतने अच्छी फंडिंग है कि हम दिव्यांगजन को एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी तक भी मूव करा सकते हैं, और उनकी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। तो सर हम दूसरा पॉइंट था हमारा प्रपोजल में हम डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए ट्रेड चयन करते हैं। उसके बाद ट्रेड चयन करने के बाद उन दिव्यांगजनों को कहाँ प्रशिक्षण दिया जाए, इसका एलोकेशन करते हैं, जहाँ सारे रिसोर्स उपलब्ध हों, जहाँ उनके ट्रेनिंग से संबंधित सभी रिसोर्स हम उन्हें प्रोवाइड करा सकें। जब एलोकेशन हो जाता है सर, तो चौथा पॉइंट आता है सेंटर एस्टेब्लिशमेंट का, जो इकाइयाँ करती हैं। मैं कुछ प्रोग्रामों का नाम लेना चाहूंगा सर अभी आपके समक्ष। तो एक है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना में सरकार जो प्रपोजल ऑफर करती है अलग अलग पीआईएस को, पीआईएस का मतलब सर हो गया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को, उनको डिसेबल पीपल या जो हमारे दिव्यांगजन हैं, इनके लिए अलग से ही उनका टेंडर जो है जारी होता है। जो लोग इस संदर्भ में कार्य करना चाहते हैं, जो प्रदाता होते हैं, चाहे गैर सरकारी सरकारी संगठन, वो उनसे जुड़ते हैं, एनजीओज या ट्रस्ट उनसे जुड़ते हैं, और फिर वो उनकी निगरानी जो है
MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गया, या अगर अर्बन एरिया का है तो मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय उसकी निगरानी करता है। उसके लिए अलग से मॉनिटरिंग एजेंसी या फिर टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी निर्धारित की जाती है, और स्टेट लेवल पे उनकी अलग मॉनिटरिंग होती है क्योंकि स्टेट की शेयरिंग होती है उसमें। तो सेंटर एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य आता है मोबिलाइजेशन का। हम उन दिव्यांगजनों का एक सटीक सीधा मोबिलाइजेशन हमें करना होता है, जो हम जहां हम तक हम पहुंच जाएं दिव्यांगजनों तक। दिव्यांगजन जो होते हैं वो जो कि हमारे ग्रामीण एरिया से ज्यादा बिलोंग करते हैं, तो हमारी पहुंच वहां तक बने इसके लिए हम एक सही रास्ता ढूंढते हैं और मोबिलाइजेशन करके उन तक पहुंचते हैं। मोबिलाइजेशन करने के दौरान हम उन्हें ये चिन्हित करते जाते हैं कि कौन सा दिव्यांगजन कितना % जो है उसकी डिसेबिलिटी है, और उसके साथ साथ हमारे चयन किए हुए जॉब रोल के अनुसार वो दिव्यांग जो है सटीक बैठ रहा है उस फ्रेम में या फिर नहीं बैठ रहा है। उसके बाद ऑप्शन आता है सर काउंसलिंग का। एक सटीक काउंसलिंग करनी होती है जिससे कि ड्रॉप आउट्स कम हो, क्योंकि अगर दिव्यांग ड्रॉप आउट्स होगा कैंडिडेट्स हमारा, तो ड्रॉप आउट होने के बाद नुकसान होगा दिव्यांगजन का भी और हमारा भी। वो क्योंकि वंचित रह जाएगा उस प्रशिक्षण कार्यक्रम से, और फिर वो उस रोजगार की कड़ी से जुड़ नहीं पाएगा जहां हम जो हमारा लक्ष्य है। तो काउंसलिंग करते समय उन सभी चीजों का हम ध्यान रखते हैं, उसके रिसोर्स का ध्यान रखते हैं, उसके डिसेबिलिटी का ध्यान रखते हैं, और काउंसलिंग के दौरान हम एम्प्लॉयबिलिटी का भी ध्यान रखते हैं। काउंसलिंग के दौरान हम दिव्यांगजन के सामने, अपने कैंडिडेट के सामने हम उन बातों का उल्लेख करते हैं जो प्रशिक्षण के बाद उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए कारक रहेगा। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट्स, अगर हम इसे किसी स्पेसिफिक ट्रेड में अगर ट्रेनिंग देना है उसे, तो उस ट्रेनिंग के लिए क्या वो कैंडिडेट रेडी है या वो उसके लिए सही है, उसके डिसेबिलिटी के अनुसार उसका चयन सही है, ये ध्यान देना होता है। इसके बाद उसे हम जहां जोड़ेंगे, उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए जहां उनसे जोड़ेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी अगर उसे करना होगा, तो क्या वो सारे इक्विपमेंट्स वहां पे मौजूद हैं, वो उसको उस काउंसलिंग के दौरान वो जानकारी हम उनको देते हैं, जो हमारे कौशल विकास मिशन के दिशा निर्देश में आता है, SOP मैनुअल में आता है कि काउंसलिंग के दौरान उन्हें एम्प्लॉयमेंट की भी जानकारी सही तरह से देना है। इसके जब काउंसलिंग हो गई, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद सर प्रशिक्षण स्टार्ट होता है। तो प्रशिक्षण के दौरान एक क्वालिटी वाइज प्रशिक्षण, क्वालिटी वाइज ट्रेनिंग, और उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स और मटेरियल की क्वालिटी और उनकी निगरानी भी हमारी जो टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी है या गवर्नमेंट की एजेंसी है, मॉनिटरिंग एजेंसी है, वो उसे मॉनिटर करती है और वो सुनिश्चित करती है कि मानक के अनुसार, स्टैंडर्ड मैनुअल के अनुसार, SOP के अनुसार उस दिव्यांग पर्सन के लिए जो मानक बनाए गए हैं वो मानक ट्रेनिंग सेंटर पे उपलब्ध है अथवा नहीं। उसकी एक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तैयार होती है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो गवर्नमेंट के अधिकारी उसे विजिट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि हाँ आपका ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र जिस जो मानक दर्शाया गया है उस मानक के अनुसार सटीक है या नहीं है। तत्पश्चात हम ट्रेनिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और तभी हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करने का अप्रूवल मिलता है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और मंत्रालय की तरफ से। उसमें भागीदारी TSA की होती है। अब TSA एजेंसी कोई भी हो सकती है, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट में, डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट प्रोग्राम में अलग अलग सरकारें रखती हैं और उनके टेंडर्स होते हैं, वो अलग अलग समय में अलग अलग एजेंसियां आती रहती हैं। इसके बाद, इसके साथ ट्रेनिंग के साथ साथ हम एक चीज मेंशन करना चाहेंगे जो बहुत ट्रेनिंग पार्ट को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, वो है कैंडिडेट्स की, दिव्यांगजनों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम जोड़ते हैं जिससे कि जो हमारा कैंडिडेट्स है वो पूरी तरह से उसका जुड़ाव बना रहे, उसका लगाव बना रहे।
वो वहाँ पे अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो वो वहाँ पे बोर ना हो, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, उस प्रशिक्षण कार्यक्रम से ड्रॉप आउट्स होने की संभावना कम करता है ये घटक। इसमें बहुत सारे जो दिव्यांग होते हुए भी बहुत ऊंचाइयां छू लिए हैं, उनसे हम उन बच्चों को या उन डिसेबल या उन दिव्यांग जनों को हम उन्हें जोड़ते हैं या उन इंटरेक्शन देते हैं, कराते हैं। और इसके साथ साथ उन उन कैंडिडेट्स को ऐसी अलग अलग जगहों पे विजिट कराते हैं जहाँ पे उन्हें एक प्रोत्साहन मिले, उन्हें आगे बढ़ने का, उन्हें नई दुनिया और बाहर की दुनिया का जो है प्रभाव उन पे पड़े। क्योंकि दिव्यांगजन जो है वो हमारी जो पेरेंटिंग रही है शुरू से, या हमारे जो ग्रामीण एरिया में जो एक एटमॉस्फेयर रहा है, उसमें उनके शारीरिक डिसेबिलिटी के साथ साथ उन अगर मानसिक स्थिति सही होने के बाद भी वो किसी संकुचित स्वभाव या किसी मानसिक तौर पे बहुत आत्मसम्मान को लेकर के, चाहे उन्हें अपने हीन भावना को लेकर के, खुद की हीन भावना को लेकर के बहुत नीचे चले जाते हैं। उनका लेवल हमें इन चीजों से धीरे धीरे ऊपर उठाना होता है, उनमें खुद का आत्मविश्वास जागृत करना होता है, जिससे कि ये समझे वो कि हम भी जो एबिलिटी हमारे पास है, जो हम एक्स्ट्रा एबल है हमारे पास, उसके साथ हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो उन सब चीजों को साथ रखते हुए हम प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है पूर्ण करते हैं। उनमें उनके सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। इसमें 2-3 तरह के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, मेनली 2 तरह के प्रोग्राम, एक नॉन रेजिडेंशियल होता है और एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है। तो इन प्रोग्रामों को आगे बढ़ाते हुए हम आएंगे कि उनके एम्प्लॉयमेंट कैसे करेंगे। तो जैसे ही कार्यक्रम हमारा ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रशिक्षण पूरा होता है, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 2 तरह के जो है कार्यक्रम होते हैं। ये 2 तरह का एम्प्लॉयमेंट होगा। पहला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा कहीं एम्प्लॉयर के पास उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना। तो एम्प्लॉयर के पास अगर हम जोड़ने जा रहे हैं तो हमारा पहले से ही एम्प्लॉयर से टाई अप होता है, एम्प्लॉयर हमारा चयनित होता है उन खास तौर से उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन दिव्यांगजनों के लिए, जो कि उस एम्प्लॉयर के साथ या उस एम्प्लॉयर के डिमांड के हिसाब से हम तैयार करते हैं अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम शिविर में। और वहाँ पे जहाँ प्रोडक्शन यूनिट हो, चाहे वो घरेलू उत्पाद हो, चाहे वो सर्विस देने वाली जगह हो, वहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उन्हें रोजगार मिलता है। इसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अगर बढ़ावा देते हुए हम बात करें तो बहुत सारे सरकार के ऐसे उपक्रम हैं जिनमें PMKVY हो गया और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें सरकार अलग अलग, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कार्यक्रम स्टार्ट कर रखा है। इसके तहत हमारे दिव्यांगजन जहां उनका जिस जनपद के निवासी हैं उस जनपद या ब्लॉक लेवल स्तर पे भी सरकारी जो डिमांड है, सरकारी जो इकाइयां हैं, उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पे हर जिले में कोई एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो वहाँ का फेमस प्रोडक्ट हो या वहाँ के लोगों द्वारा बनाया जाता हो, हथकरघा का हो चाहे टेक्सटाइल का हो, तो उसको सरकार ने जोड़ना स्टार्ट किया है। तो उसमें भी हम अपने दिव्यांगजनों को जोड़ने का, उसका प्रशिक्षण दे करके उनको उनके साथ जोड़ने का भी कार्यक्रम कर सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग सेंटर की आवश्यकता भी हो सकती है, कहीं कहीं ब्लॉक लेवल पे भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है बुला करके, या फिर उन्हें घर पे ही इक्विपमेंट्स दे सकते हैं। अगर वो उस योजना से जुड़े हुए हैं तो उन्हें घर पे ही, अगर वो उस तरह से डिसेबल हैं तो उन्हें उस घर पे ही उस इक्विपमेंट्स के साथ उन्हें कार्य करने के लिए दे दिया जाता है। जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो प्रोडक्ट फिर सरकार से चयनित NGO हो गई या फिर सरकार की यूनिट्स हो गई, क्योंकि हर जिले में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, तो वो सारा वहां से मटेरियल एक जगह इकट्ठा होता है। उसके बाद वहां से फिर जनपद स्तर पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोकल लेवल पे, जनपद लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे हम करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी ट्रेनिंग सरकार की तरफ से दी जाती है।
और उनके अलग उनकी फंडिंग भी अलग आती है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां CSR फंडिंग भी कार्य कर रही है। बहुत सारी निजी संगठन है जिनके CSR फंड हैं, उनके तहत भी वो दिव्यांगजनों को चिन्हित करते हैं और करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं और उन्हें एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ कार्य की मुख्य धारा से जोड़ते हैं, रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। चूंकि हमें पता है सर कि नॉर्मल लोगों के लिए भी इस समय रोजगार की समस्या है, तो दिव्यांगजनों के लिए रोजगार की समस्या हमारे भारतवर्ष में पहले से ही चली आ रही है और इस समय भी है। बहुत हद तक बहुत पीछे हैं अभी हम, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। सरकार ने अगर कोई योजना लॉन्च करी या कुछ योजना ला रही है तो उससे जोड़ने के लिए हमें जो भी लोग हैं, हम हुए या फिर जो भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जैसे कोई आसपास में है, कोई उसके पड़ोसी अगर कोई उसके यहाँ दिव्यांग है, उसको नहीं पता है, वो अवेयर नहीं है चीज़ों से, और अगर मैं जानता हूँ कि वो हमारे आस पड़ास से, हमारे गांव में, हमारे कॉलेज में, हमारे ऑफिस में, हमारे रिलेशन में कोई ऐसा है जो दिव्यांग है, अगर हमें जानकारी है तो उसे उस जानकारी से अवेयर कराना और उसको इस योजना तक पहुंचाना, ये हमारी भूमिका होनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, तो ही हम उनको वहां तक पहुंचा पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो घटक है वो अवेयर का है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि योजनाएं तो हैं लेकिन वहां तक लोगों की पहुंच नहीं है, या फिर वहां तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो दिव्यांगजन हो चाहे योजना के लोग हों। तो उसको जोड़ने के लिए बीच के लोग भी कड़ी का काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनको इस योजना से जोड़ना, उनको उस योजना के हिसाब से लाभ दिलाना, लाभ दिलाने के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर के पास इन दोनों घटकों से जोड़ना, और सबसे बड़ी चीज उन्हें एक कंफर्ट एटमॉस्फेयर में एम्प्लॉयमेंट देना। क्योंकि अगर दिव्यांगजनों को कंफर्टेबल अगर हम नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान में या उनके भावना में उनकी भावनाहीन होती चली जाती है। अगर कहीं भी उन्हें जरा सा मानसिक तौर पे प्रताड़ना या कुछ होती है तो उसके लिए हमें हमारे समाज को एक साथ मिलना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब वो आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ आके खड़े होंगे और प्रशिक्षण की मेन कड़ी से जुड़ेंगे, तभी वो रोजगार की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे और उन्हें हम आगे बढ़ाने में हम सक्षम होंगे। इसके अलावा सर बहुत सारे NULM हो गया, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो गया, वो कार्य कर रहा है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, वो भी कार्यरत है इस दिशा में। जो नॉर्मल पीपल कह लीजिए या फिर जो दिव्यांगजन हैं उनको कह लीजिए, उन सभी के लिए काम कर रहा है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो है ला रहा है। उसमें एक कड़ी है NIRD की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज हैदराबाद, जो कि कई तरह के प्रोग्राम्स को, चाहे वो नॉर्मल पीपल हो चाहे वो दिव्यांगजन हो, उनको उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च करना, उनके प्रोग्राम की SOP तैयार करना, उनके प्रोग्राम को डिजाइन करना, ये इसका काम कर रहा है। इसमें जो इकाई है हमारी जो दिव्यांग मंत्रालय की PMU, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जहां कहीं भी दिव्यांगजनों के प्रोग्राम की बात आती है वहां PMU पूरी तरह से सक्रिय होता है और PMU ही मॉनिटर करता है आखिरी बिंदु पे। और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत भी बहुत सारी योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की खुद एक योजना है जिसके तहत नॉर्मल एवं दिव्यांगजन दोनों के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोकल स्तर पे जो NGO ट्रस्ट या फिर बाकी लोग हैं जो काम कर रहे हैं सोशल सेक्टर में, उनसे मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो भी इस योजना की कड़ियों से जुड़ें और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में आए और उनसे प्रोग्राम लेने की या उनके साथ जुड़ करके प्रोग्राम करने की भावना से जुड़ें और आगे बढ़ें और इन दिव्यांगजनों तक अपनी पहुंच बनाएं। क्योंकि जो हमारे यहाँ लोकल संस्थाएं हैं, क्योंकि वो लोकल होने के साथ साथ सबसे जुड़ी हुई हैं, अपने एरिया से कम जुड़ी हुई हैं, तो उनको एक अच्छा लाभ मिलेगा उन दिव्यांगजनों तक पहुंचने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास ये है कि उन तक पहुंच,
जब तक उन तक पहुंच नहीं बन पाएगी तब तक उन्हें हम चिन्हित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उन्हें प्रशिक्षण नहीं दे पाएंगे, और जब तक हम उन्हें प्रशिक्षित नहीं कर पाएंगे तब तक उन्हें एम्प्लॉयमेंट हम दे नहीं पाएंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले दिव्यांगजनों तक पहुंच बनानी पड़ेगी, और प्रशिक्षण प्रदाता जो हैं, गैर सरकारी संगठन या सरकारी संगठन है, दोनों के साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हमें आप सब में से जो भी लोग हैं जो प्रदाता के रूप में आ सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, उनका आमंत्रण है, वो आए, और समय समय पे टेंडर और RFPs निकलती रहती हैं मिशन के तहत, तो उसको चुने और मिशन से जुड़ें। और मुझे लगता है कि अगर सही से अगर वो सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं, वो सही साफ सभी के हैं, तो उन्हें जरूर कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा सरकार की तरफ से, और वो सेवा कर पाएंगे इन दिव्यांगजनों की, और इन्हें आगे बढ़ा पाएंगे और रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। इसमें उन्हें हम एक आत्मविश्वास के तौर पे मैं एक कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं जो दिव्यांग होते हुए भी बहुत अच्छी पोजीशन और बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। उसमें मैं एक बात करना चाहूँगा कि एक है भरत कुमार जी। भरत कुमार जन्म से ही एक हाथ से पैदा हुए थे, लेकिन उनकी शारीरिक क्षमता उन्हें अपने सपनों को साकार करने से कभी रोक नहीं पाई। उन्होंने 10 दिसंबर 1989 को जो है उनका जन्म हुआ, और चैंपियन भरत कुमार ने पैरा तैराकी की प्रतियोगिताओं को 50 से अधिक पदक जीतकर भारत रत्न से गौरवान्वित किया। और एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि सुधा चंद्रन जी का। सुधा चंद्रन जी आप सभी को याद होंगी, वो टीवी सीरियल्स और मूवीज में आती हैं। तो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है वो, और टीवी अभिनेत्री भी हैं सुधा चंद्रन जी, जिन्होंने 17 साल की उम्र में ही अपने एक पैर खो दिए थे जब वो मुंबई से चेन्नई की यात्रा कर रही थी। तो इस त्रासदी में उन्होंने अपना बायां पैर खो दिया, जिसे काटना पड़ा था। लेकिन इतनी बहादुर महिला हुई कि वो अपने अदम्य साहस का पीछा कभी नहीं छोड़ा, और वो कृत्रिम पैर की मदद से आज तक अपने सपनों को साकार करने के लिए और अपने पेशे से जुड़े रहने में वो सक्षम है। और आज वेल नोन है, सबको ज्ञात है कि वो ऊंचाइयों पर हैं और उन्हें कोई दिक्कत आज तक नहीं है, और वो आगे बढ़ रही हैं। तो ये तभी संभव हो पाया जब वो अपने आत्मसम्मान के लिए लगी रहीं, और अपने आत्मसम्मान को हासिल किया, और अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं समझा, उसे अपना बल बनाया, और अपनी जो एक्स्ट्रा एबिलिटी है उसके साथ उसे जोड़ा और सपनों को साकार किया। और एक और उदाहरण है हमारे पास, देना चाहेंगे हम, अरुणिमा सिन्हा का। वो 27 वर्ष की आयु में ही जो है उन्होंने 11 अप्रैल 2011 में उन्होंने दुर्घटनापूर्ण घटना में अपना बायां पैर खो दिया था। इस तथ्य के बावजूद उन्होंने अपने जीवन की भावनाओं का पीछा करना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कल्पना देखी, कल्पनाओं की बाधाओं को टाला। वास्तव में अरुणा में अपनी कमजोरी को अपनी बड़ी ताकत बना ली। तो इसके साथ साथ उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प को बनाए रखा। उन्होंने 21 मई 2013 को एक कृत्रिम पैर की मदद से माउंट एवरेस्ट की फतह की, और यह भारत की सबसे पहली दुर्लभ उपलब्धि है, जो भारत की पहली विकलांग महिला थी जो एवरेस्ट पे जो है फतह हासिल करी थी। इसके साथ साथ एक उदाहरण और भी देना चाहेंगे। आप सबको ज्ञात होगा और आप सब लोग मूवीज में देखते होंगे अभिषेक बच्चन जी को। उन्हें भी डिस्लेक्सिक्स था। इसके बाद भी जो है उन्हें स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने में दिक्कत हो रही थी, और उन्होंने अपने विकार पे काबू पा लिया, क्योंकि उनका निश्चय दृढ़ था, उन्होंने सपने देखा था। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है ईरा सिंघल का, जो दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने यूपीएससी 2014 की टॉपर रही हैं। तो दुनिया भर की महिलाओं के लिए, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा काम करती हैं वो।
जिनको एक रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकार था, जो कि हाथ की गति भी शिथिल कर देता है, तो वो शीर्ष पे पहुंचने वाली एक बहुत ही सफल महिला रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिसेबल पीपल जो हैं या फिर जो दिव्यांग जन हैं, जो एक्स्ट्रा एबल हैं हमारे यहाँ, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा। उनको एक मुख्य धारा में लाने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास लोगों को या हम कभी ट्रेवल करते रहते हैं, बहुत सारे डिसेबल या बहुत सारे दिव्यांगजन हमें ट्रेवलिंग के दौरान मिल जाते हैं। उनको उनकी काउंसलिंग करना, उनके साथ मिलना, उनको किसी लोकल कार्य कर रही एनजीओ या गवर्नमेंट की शाखा से जोड़ने का कार्य करना। तो जो लोग अवेयर हैं, जो जानते हैं कि इन्हें इन दिव्यांग जनों को इस शाखा से या इस कड़ी से जोड़ा जाए तो इनको उनका लाभ मिल सकता है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें हम चिन्हित करें या उन्हें हम उस योजना के साथ जोड़ने के लिए, उस लाभ को उनको दिलाने के लिए कार्य करें और उन्हें प्रेरित करें कि आप जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन से कहीं बेहतर जीवन और आप सम्मान का जीवन जी सकते हैं अगर आप इस योजना, इस कड़ी से, इस संगठन से, इस एनजीओ से, इस माध्यम से, इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य रहा है। इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं जो जनपद लेवल पे कार्य कर रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निर्देशन में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ही योजना है जो दिव्यांगजन और नॉर्मल लोगों के लिए काम कर रही है। वो जनपद स्तर और ब्लॉक स्तर पे भी काम कर रही है। तो उससे जुड़ने के लिए जो है हमें जनपद स्तर पे संबंध स्थापित करना होगा। अगर किसी को, मैं एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाह रहा है कि भाई प्रशिक्षण कहाँ और कैसे किया जाए, अगर कोई आपके आसपास दिव्यांग है या कोई दिव्यांग व्यक्ति ही है, तो अगर उसका सवाल है कि या वो उसके मन में ये आ रहा होगा कि भाई प्रशिक्षण कहाँ होगा मेरे लिए, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए जनपद स्तर पे मैं बताना चाहूंगा कि हर जिले में विकास भवन में एक डीपीएमयू और एक आजीविका मिशन की यूनिट होती है। आप उस आजीविका मिशन में जाइए, वहाँ डीपीएमयू होते हैं, वहाँ डीसी होते हैं, उनसे आप मिलिए और उनसे मिलके समझाइए और बताइए कि मेरा ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और मैं एक प्रशिक्षण डिसेबल कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण करना चाह रहा हूँ। तो वो जिला स्तर पे, विकास भवन स्तर पे वो उन्हें गाइड करेंगे। अगर जिले में, जिस ब्लॉक में, जिस एरिया में प्रशिक्षण शिविर या प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा होगा, या अगर कोई संस्था, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे वो सरकारी संगठन हो या एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, तो उससे उनका संबंध स्थापित करने में मदद करेगी वो कड़ी जनपद स्तर पे। फिर जो एनजीओ कार्यरत होंगी उनके एरिया में, वो उनसे संपर्क करेंगी, वो उन्हें चुनेंगी, उन्हें चिन्हित करेंगी, चाहे उन तक पहुंचेंगी, चाहे उन्हें अपने आसपास बुलाएंगी, अपने ट्रेनिंग सेंटर तक बुलाएंगी और उन्हें उनके हिसाब से प्रशिक्षण मिलेगा। अच्छा, इसमें स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनका कार्य जो है, जिनका कार्य काम है लोगों को जोड़ना और जनपद स्तर पे लोगों को इकट्ठा करना। उसमें डीपीएमयू एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो डीपीएमयू हर जिले में एक यूनिट होती है, विकास भवन में ही ज्यादातर उनकी यूनिट पाई जाती है या बनाते हैं लोग। तो आप वहां जाकर के भी उनसे मिल सकते हैं। डीपीएमयू कार्यालय में भी आप अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं। आप अपना वहां पे रजिस्ट्रेशन कराइए और कराने के बाद जब आपके एरिया में या आपके जनपद में कोई भी इस तरह का प्रोग्राम नया लॉन्च होगा या चल रहा होगा पहले से, वो आप तक अपनी पहुंच बना लेंगे। इसके लिए आप वहां डीपीएमयू तक अपने रजिस्ट्रेशन को कराइए, अपना वहां पे जाकर के सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करिए, अपना नाम अंकित कराइए कि मैं फला जिले, आपके जिले के फला ब्लॉक, फला ग्राम समाज से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ और हमें आवश्यकता है। आपका जब परसेंटेज वहां रहेगा तो कोई भी प्रशिक्षण प्रदाता रहेगा तो आपको चुनने में जो है दिव्यांग जन का चुनाव करने में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर एक तरह के दिव्यांग जन को हर एक तरह का प्रशिक्षण नहीं मिल सकता। उनको वही प्रशिक्षण मिल पाएगा जिसमें वो एबल होंगे। तो उसके लिए अगर कोई प्रशिक्षण प्रदाता के पास कोई अगर विशेष जॉब रोल या ट्रेड है तो उसी हिसाब से वो दिव्यांग जन को चिन्हित करेगा। तो आपका जब वहां पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा होगा
तो वो चिन्हित कर पाएगा कि इनमें से कौन सा दिव्यांगजन हमारे प्रशिक्षण के लायक है, और फिर उससे वो चुनाव करके वो अपने यहाँ आमंत्रित करेगा और इनरोल करेगा अपने शिविर में, और उन्हें प्रशिक्षण पूर्ण कराएगा। उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट देगा। तो स्टेट लेवल पे जो कनेक्ट होने की आजीविका से यूनिट है वो 2 हैं। एक तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मैंने बताया आपको, दूसरा उसी से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश लाइवलीहुड मिशन है। उसमें रूरल और अर्बन दोनों समाहित हैं। तो आप दोनों से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे अपनी अप्रोच कर सकते हैं। और एक पोर्टल है कौशल पंजी। तो कौशल पंजी में भी आप अपना खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मोबाइल से भी हो सकता है। उसमें एक एप्लीकेशन भी होता है कौशल पंजी के नाम से, उस पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आप कौशल पंजी पर रजिस्टर किए रहेंगे तो पूरे स्टेट में आपके जनपद में अगर कोई प्रशिक्षण प्रदाता कार्य करने जा रहा है तो कौशल पंजी के माध्यम से ही पहले चुनाव करेगा। अगर कौशल पंजी में जिसका रजिस्ट्रेशन जिस कैंडिडेट्स का मिलेगा उस तक वो अप्रोच बना लेंगे, क्योंकि उसमें सारी डिटेल आप सही सही भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर सही भरेंगे, तो आप तक पहुंच प्रशिक्षण प्रदाता की हो जाएगी। और उन्हें वो चिन्हित करेगा, मोबिलाइज करेगा, काउंसिल करेगा और अपने शिविर में एनरोल करेगा, प्रशिक्षण देगा। उसके बाद उसका एम्प्लॉयमेंट होगा, चाहे वो एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयमेंट हो या फिर उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। इसमें जैसे कुछ उदाहरण हैं कि कुछ सिलाई मशीनें ऐसी आती हैं, एक आध उदाहरण मैं देने की कोशिश करूंगा। कुछ सिलाई मशीनें ऐसी आती हैं जो कि कुछ दिव्यांगजनों को घर बैठे जो है सिलाई का कार्य कराती हैं। कुछ जिले ऐसे रहे हैं जहां मैंने कार्य किए हैं, कुछ स्टेट ऐसे रहे हैं। पिछले मेरा कार्यकाल लगभग 10 साल का रहा है स्किल डेवलपमेंट मिशन में, और जिसमें से लगभग 5 साल से ऊपर हो गया उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ। इसके अलावा अलग अलग स्टेट राज्यों में मैंने कार्य किया। तो मैंने ये देखा, मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा आपके समक्ष, कि सबसे बड़ी भूमिका है जो है कि आपके समाज में अगर सामाजिक लोग जो हैं, जो एबल हैं, जो सही हैं, उनका भी एक बड़ा योगदान है कि वो हम तक उनकी पहुंच बनाए या हमसे जोड़े। तो मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे कुछ जिले हुए हैं जिन जिलों में डिसेबल लोगों को उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देने के बाद अगर वो एम्प्लॉयमेंट कहीं बाहर नहीं कर पाए तो सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। सरकार, जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर कोई सिलाई की ट्रेनिंग अगर बच्चों को दी गई या कैंडिडेट्स को या दिव्यांगजनों को दी गई जो एबल थे सिलाई के लिए, जाहिर सी बात है, तो मैंने देखा कि कुछ जिलों में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जिलों में सरकारी स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले यूनिफॉर्म से ले जाते हैं, जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से टेंडर दे करके उन यूनिफॉर्म को की सिलाई करवाती है। तो मैंने ये देखा कि जो है हम लोगों के प्रयास से सरकार ने उनको, जो हमारे द्वारा ट्रेन किए गए प्रशिक्षित किए गए जो दिव्यांगजन थे, उन दिव्यांगजनों को उन्होंने चिन्हित किया। उन्होंने एक ब्लॉक लेवल पे एक प्लेटफॉर्म दिया, और प्लेटफॉर्म देने के बाद इक्विपमेंट्स और मशीनें मुहैया कराई, मटेरियल दिलवाया, और पूरे जनपद का ब्लॉक लेवल वाइज सिलाई का कार्य दे दिया, जिसका अच्छा मेहनताना उन्हें मिला। और वो मुझे लगता है कि वो उनके एम्प्लॉयमेंट या कहीं वो सैलरी अगर कही जाए कि अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट करके वो सैलरी पाते तो उससे कहीं बेहतर था। तो ये बहुत अच्छी कड़ी रही, मेरा एक अच्छा अनुभव रहा है कि क्यों ना हम सरकारी कार्यक्रमों में ही उन्हें जोड़ें, या फिर अगर हम सामाजिक हैं या कोई एजेंसी या संगठन या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे आसपास या जो हमारे राज्य में आसपास के राज्य में कार्यरत है, जहां तक हमारी पहुंच बन पा रही है उन तक हम उन्हें जोड़ें। उसके लिए सही प्रशिक्षण और सही जगह पहुंचना बहुत जरूरी है उन दिव्यांगजनों का। तो हम आप सभी के समाज से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने सामाजिक चीजों को ध्यान में रखते हुए, अपने सामाजिक दायरों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें कि बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिनको सरकार अलग अलग संगठनों द्वारा क्रियान्वयन करा रही है। तो
इनमें हम उन्हें जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक, या जब तक वहां उनकी पहुंच नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो पहुंच बनाते हैं फिर भी वो असक्षम होते हैं, फिर भी वो असक्षम होते हैं। तो हमारा यही कहना था कि जैसे कि ये कुछ उदाहरण और बहुत सारे लोग अपने डिसेबिलिटी को अपनी मजबूती बना लिए, वैसे ही हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जो भी डिसेबल हैं किसी भी तरह से, तो उसको कभी कमजोरी ना बनाएं, उसको कभी हीन भावना का शिकार ना होने दें। उसमें हम भी, हमारी भी और हमारे समाज की बहुत अहम भूमिका है कि उन्हें ना होने दें दिव्यांगजन को, और उन्हें आगे बढ़ाएं और लोगों से जोड़ें और जोड़ के हम तक पहुंच बनाएं। और स्किल डेवलपमेंट की यूनिट से, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की हो, आप अब तो आजीविका मिशन में स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम को मॉनिटर कर रही है, तो आप कहीं पे भी पहुंचेंगे, अब तो पोर्टल पे इनरोल करेंगे अपने आप को और आप वहां, आपकी पहुंच वहां तक बन जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब पहुंच बन जाएगी तो आपको इस योजना का पूर्णतः लाभ भी मिलेगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि हम इन जो मैंने एक प्रोसेस बताया ट्रेनिंग का, स्किल गैप एनालिसिस से लेकर के एम्प्लॉयमेंट तक का, तो उस प्रोसेस में भी उनको बहुत मदद मिलेगी और बहुत अच्छे तरह से मोटिवेट किए जाते हैं वो दिव्यांगजन या वो कैंडिडेट्स, जिन्हें, जो हो सकता है कि जब जुड़ते हैं तो उनके मन में एक निराशा ही रहती है, वो किसी दबाव में आके या किसी के कहने से ही जुड़ जाते हैं बस। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशिक्षण पूरा होते होते उनके मन में वो सपने साकार लगते हैं, उन्हें, उनके मन में वो सपने आ जाते हैं जो वो देखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो आगे भी बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी हीन भावना का शिकार ना हो, और कोई भी डिसेबिलिटी कभी बाधक नहीं होती है, क्योंकि आपके अंदर अगर कुछ डिसेबल है, कोई डिसेबिलिटी है, तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपके अंदर एबिलिटी के रूप में है, और उसी को अपनी ताकत बनाइए और आगे बढ़िए और बहुत सारी सरकार की योजनाओं के साथ जुड़िए। उसमें मैंने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया और उन योजनाओं के साथ जुड़ने में हम सब मदद करने के लिए तैयार हैं। हम तक पहुंच बनाइए और स्किल गैप एनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार सब वहां पहुंचिए, मिलिए और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत चल रहे अलग अलग योजनाओं का लाभ लीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, दोनों करिए, क्योंकि बहुत सारे हथकरघा के भी ऐसे जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोग्राम हैं, जो आप सभी को खुद से अपने जनपद के प्रोग्राम, वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, जो उत्पाद ऐसे होंगे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में होते होंगे, आप उनसे जुड़िए। अगर वहां नहीं जुड़ पा रहे हैं तो यहाँ जुड़िए। यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद आप अपने ही जिले में उन उत्पादों के प्रोडक्शन यूनिट से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप घर बैठे और अपने लोकल जो है एरिया में ही आप अपने जीविकोपार्जन का कार्य कर सकते हैं, अपना आत्मसम्मान पा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को जो है समाप्त करना चाहूँगा और मैं धन्यवाद फिर से देना चाहूँगा श्री आरसी का, कि मेरे अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पांडे जी का बहुत धन्यवाद। और बस आप सब जुड़ें और आगे बढ़ें और समाज को एक साथ लेकर के, चाहे वो दिव्यांग हों चाहे वो नॉर्मल पीपल हों, उनको एक साथ लेकर के जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही विषय पर है तो आपने अपनी वैशिष्टता हम सभी के बीच में रखी। तो जैसा कि आपने विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से हम सभी के बीच में विभिन्न ऐसे व्यक्तित्वों का उल्लेख किया जिन्होंने समाज में रहते हुए अपने कौशल युक्त कार्यों से, कौशल युक्त विशिष्टताओं से अपने को समाज में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। निश्चित ही ये समाज में एक मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त हुए। आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आज आपने अपने मधुर भावों को, वैशिष्टतापूर्ण विचारों को एक शाब्दिक दृष्टिकोण के माध्यम से हमारे बीच रखा। मैं अपने सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा, एक एक करके अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना माइक अनम्यूट करें और सर के समक्ष अपने प्रश्न रखें, अगर आज के विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो। हमारे प्रतिभागियों में से किसी के प्रश्न हो तो सर के समक्ष रखें।
आप सभी के माइक ऑन कर दिए गए हैं। अगर कोई प्रश्न है तो आप रखें, अन्यथा की स्थिति में हम लोग अगले क्रम में बढ़ें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सर कि हमारे सभी प्रतिभागी आपके द्वारा बताई गई। सर नमस्ते। जी जी प्रमोद कुमार जी बताएं। सर ये कह रहे थे कि जो आपके यहाँ से जो सारा सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन उसका सब एक इकट्ठा करके 100 नंबर का। हाँ प्रमोद जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जैसे ही 100 नंबर की सीआरई का सर्टिफिकेट आपको संपूर्ण प्राप्त हो जाए तो आप उसको ऐड करके मर्ज पीडीएफ के द्वारा और फिर आरसीआई में जो रिन्यूअल की प्रक्रिया है उससे कर सकते हैं। धन्यवाद प्रमोद जी, आपने अपनी जिज्ञासा को हमारे बीच रखा और मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के हमारे विशिष्ट रिसोर्स पर्सन, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री देवदत्त पांडे सर, स्टेट हेड कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे बीच अपने महत्वपूर्ण भाव को रखा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं संस्थान के पैट्रॉन्स के रूप में अपना आशीर्वचन प्रदान करने वाले डॉक्टर हिमांशु दास सर का, निदेशक पीडीयूएनआई पीबीडी न्यू दिल्ली का, जिनके आशीर्वाद से, एवं संस्थान के निदेशक आदरणीय रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ का, जिनके कुशल निर्देशन से रचनात्मक कार्यों को सीआरसी टीम के माध्यम से आप सबके बीच लाते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कार्यक्रम के सभी कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री जी शंकर गणेश सर, मुकेश कुमार सर, विकास मिश्र सर और इस कार्यक्रम के समस्त आने वाले को स्वरूप प्रदान करने वाली आदरणीय गार्गी खड़े मैम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए निरंतर प्रयास किया और आप सभी प्रतिभागियों के समक्ष एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने सभी प्रतिभागियों का, जिनका जुड़ाव हमारी रचनात्मक गतिविधियों की श्रेष्ठता के लिए और संपूर्णता के लिए तथा उस कार्यक्रम की वृद्धता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आप सभी का श्रवण, आप सभी का जुड़ाव हमारी प्रेरणा का माध्यम होता है। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय पांडे सर का, समय निकाल करके अपने महत्वपूर्ण भाव हमारे बीच रखे, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अवधि में संस्थान में आईटी के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले श्री सुमित भाई का, जिनके कुशल निर्देशन से हम ऐसे ऑनलाइन कार्यक्रमों को निरंतर आप सभी के बीच ला पाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक लिंक आपके चैट बॉक्स में डाल दिया गया है, सभी प्रतिभागी उसे ससमय भर लें, जिससे हम आपको ससमय सर्टिफिकेट प्रदान कर सके। आप सभी का बारंबार धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।